हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एम के सिन्हा MKS सर जेई 2023 का मेंस के 11 अप्रैल के शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और हम लोग सॉल्यूशन करने समय ये भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड था, और उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था कि 8 इक्वल ड्रॉप है वाटर का जो एयर में फॉल कर रहा है, जिसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वह कोलैप्स कर जाता है तो न्यू स्पीड क्या होगी। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में विस्कोसिटी का यूज होगा और टर्मिनल वेलोसिटी का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि स्टेडी स्पीड निकालना, मतलब ये स्टेडली चल रहा है, स्टेडली चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दिखा हुआ देखिए स्टेडी स्पीड। तो स्टेडी स्पीड का मतलब हो गया कांस्टेंट स्पीड जिस समय एक्सेलरेशन 0 हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन के थ्रू न्यू रेडियस को फाइंड कर लेंगे। यहाँ देखिए वॉल्यूम कंजर्वेशन के थ्रू हम लोग न्यू रेडियस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ हमारा न्यू रेडियस की वैल्यू आ गया 2r। उसके बाद हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, उस टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूला में देख रहे हैं कि दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द r²। इसका मतलब कि रेडियस फाइंड हो गया, तो रेशियो मेथड से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द v2/v1 इज इक्वल टू r2/r1 का स्क्वायर, एंड दिस v2/v1 इज इक्वल टू r2 को हम लोग 2r न्यू रेडियस को ले लेते हैं और ओरिजिनल रेडियस को r ले लिया। तो इससे साफ साफ दिख रहा है बेटा कि v2/v1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब v2 इज द 4v1 और v1 की वैल्यू दी हुई है 10, दैट मीन्स द 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी आंसर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था। इस क्वेश्चन में हम लोग को यह ध्यान देना था कि वॉल्यूम कंजर्व करके न्यू रेडियस फाइंड कर लेते हैं, और टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूला में हम लोग देखा कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द r²। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग न्यू स्पीड की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया, दैट इज 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, इसमें गलतियां होने की चांसेस होती है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एक बार मैग्नेट को ड्रॉप किया जाता है मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप के अंदर। तो देखा जाता है कि मेटेलिक पाइप के अंदर जब चलता है तो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू नॉन मैग्नेटिक बार विद द सेम ज्योमेट्री एंड मास। अगर सेम ज्योमेट्री मास को अगर नॉन मैग्नेटिक बार को अगर मूव कराया जाता है और मैग्नेटिक बार को मूव कराया जाता है, मैग्नेटिक बार ज़्यादा टाइम लेता है, ये लिखा हुआ है। तो ये सही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब मैग्नेटिक बार मूव करेगा तो आपका ईडी करंट के कारण, जो ईडी करंट है, ईडी करंट के कारण उसको अपोज करेगा, और अपोजिशन के कारण उसमें ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़्यादा होता तो टाइम कम लगता है, एक्सेलरेशन कम हो गया अपोज करने के कारण, तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टेटमेंट 1 बेटा करेक्ट हो गया, मतलब रीजन करेक्ट है हमारा। और यहाँ पर असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन की बात करते हैं कि रीजन में लिखा हुआ है कि फॉर मैग्नेटिक बार ईडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द मेटेलिक पाइप विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो रीजन भी करेक्ट हो गया, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब आपका रीजन भी करेक्ट है। यहाँ देखिए लिखा है कि ड्यू टू द ईडी करंट इन द मेटेलिक पाइप विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक बार, सो इट टेक्स मोर टाइम एंड कम्स डाउन कंपेयर टू द नॉन मैग्नेटिक बार। मतलब मैग्नेटिक बार को अपोज करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा और नॉन मैग्नेटिक बार को कम टाइम लगेगा। तो इसका ऑप्शन आपका 4 नंबर करेक्ट हो गया। दिस इज द बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना था कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसमें थ्योरी को आपको रिलेट करना होगा और ये भी पहचानना होगा कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है।
तो रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, क्योंकि जब बार मैग्नेट को किसी भी मेटेलिक सिलेंडर के अंदर मूव कराएंगे तो ईडी करंट के कारण अपोजिशन मिलेगा, तो एक्सेलेरेशन इसका डिक्रीज कर जाएगा। जैसे एक्सेलेरेशन डिक्रीज करेगा तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा नीचे आने में, एज कंपेयर टू नॉन मैग्नेटिक बार के कंपेयर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पेसशिप ऑफ द मास दिया हुआ है, स्पेसशिप का मास लॉन्चेस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, क्लोज टू द अर्थ सरफेस सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। तो लिखा हुआ है कि एडिशनल वेलोसिटी इज इंपार्टेड टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू ओवरकम द ज्योमेट्रिकल पुल। करने का मतलब, ज्योमेट्रिकल पुल का मतलब ये ध्यान देना है कि ज्योमेट्रिकल पुल लिखा हुआ है, तो इसमें ये बात ध्यान देना है कि ज्योमेट्रिकल पुल को ओवरकम कर जाए, इसका मतलब स्केप कर जाए, तो इसमें स्केप वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो हम लोग को यहाँ पर पता है कि जब दिस इज द अर्थ और अर्थ के नियर मतलब नज़दीक क्लोजर ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्लोजर ऑर्बिट का मतलब क्या होगा कि इसका रेडियस हम अर्थ के ही बराबर हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी की वैल्यू होगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड दिस एस्केप वेलोसिटी इज द √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम लोग जानते हैं √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द v0 इंटू √2 माइनस 1। तो वही v0 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग जानते हैं, दिस v0 इज इक्वल टू gm/r² इंटू √2 माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करके दिस इज द तो हम लोग यहाँ पर दिस इज द √gr लिख सकते हैं, r यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐसा करने से √gr बन जाएगा आपका, दिस इज द √2 टाइम्स माइनस 1। तो वैल्यू पुट करने से ये आपका सारी वैल्यू पुट करिएगा तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसको ध्यान देना है कि ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर जाए, तो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने का मतलब एस्केप हो जाए, तो एस्केप होने का मतलब हो गया, हाँ जब एस्केप हो जाए तो बस हम लोग को इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ पर एस्केप होने का मतलब क्या होगा कि VE माइनस v0, मतलब इतना एडिशनल वेलोसिटी देंगे तो एस्केप करके बाहर निकल जाएगा। तो बस इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल है, सिंपल एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। A projectile is projected at 30 degree from the horizontal with initial velocity 40 मीटर पर सेकंड, मतलब 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका जाता है, 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका जाता है। क्वेश्चन को यही समझना है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी इज द 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये एंगल कितना पर फेंका जा रहा है, 30 डिग्री के एंगल पर फेंका जा रहा है। तो बोला है कि 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, क्योंकि जो वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग से निकालना होगा। तो एक्स कंपोनेंट हम लोग को पता है कि इसमें एक्सेलरेशन जो भी लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा क्या है, 0 है। तो एक्स वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी, एक्स वेलोसिटी हो गया 20 cos 40 cos 30, दैट इज द 20√3। वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका इनिशियल क्या है 20, तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो v = u + at का इस्तेमाल करके a की वैल्यू -g ले लिया, इससे y कंपोनेंट की वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो नेट वेलोसिटी
x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। इससे हमारा आंसर 20√3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इससे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, EM वेव का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज है, प्रोपेगेट कर रहा है फ्री स्पेस में x डायरेक्शन में। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये x डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है एट ए पर्टिकुलर स्पेस। E की वैल्यू दिया हुआ है, E की वैल्यू दिया हुआ है, तो B की वैल्यू पूछा है क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जो डायरेक्शन ऑफ B होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, E क्रॉस B इक्वल टू C। हम लोग को पता है E क्रॉस B इक्वल टू C, और E का डायरेक्शन दिया हुआ है और C का डायरेक्शन दिया है, तो उससे B का डायरेक्शन फाइंड हो जाएगा। E का डायरेक्शन J है और C का डायरेक्शन I है, तो इससे B का डायरेक्शन K आ जाएगा। तो दिस इज द J A हो गया, देखिए दिस इज द I J और A हो गया आपका K। तो इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये I होना है तो J क्रॉस K करेंगे तो I आ जाएगा। तो इससे हमारा पता लग गया कि B का वैल्यू K है, और B की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सबको पता होता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू CB0। C क्या है, जिस स्पीड से EM वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो है जो लाइट के स्पीड के बराबर होता है। तो इससे हमारा B की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था बेटा। इसमें थोड़ा सा EM वेव एक ऐसा टॉपिक होता है जो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर स्कोर होता है। जैसे बहुत सारे टॉपिक बहुत बड़े होते हैं और उससे क्वेश्चन जो आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, और ये छोटा टॉपिक है, इससे भी हर एक साल क्वेश्चन एक आता है। तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ना चाहिए ताकि आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक कार है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और साउंड कर रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को साउंड कर रहा है, लिखा हुआ है। और दूसरा कार Q है जो ट्रैवलिंग बिहाइंड, जो P के पीछे है और पहले कार के सेम डायरेक्शन में चल रहा है, लिखा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पैसेंजर इन द कार Q क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं। ये क्वेश्चन साउंड वेव का क्वेश्चन है जो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है। डॉपलर इफेक्ट का यूज करके हम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P Q को हमने बना दिया, दोनों का स्पीड सेम, स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों का स्पीड अलग अलग है। तो यहाँ से हम लोग डॉपलर इफेक्ट में हम लोग जानते हैं दिस इज द ए आपका सोर्स हो गया, ए ऑब्जर्वर हो गया। ए P इज द सोर्स एंड Q इज द ऑब्जर्वर। यहाँ पर P सोर्स है, ऑब्जर्वर है। अगर हम लोग डायरेक्शन के कन्वेंशन को यूज करते हैं तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड माइनस ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन हो गया, Q। तो दिस इज द ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़्यादा अच्छा तरीका है कि अगर डायरेक्शन को इस तरह से सिलेक्ट करिएगा तो आसानी से आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो ये यही एक ध्यान देना है, साउंड की स्पीड माइनस जो सोर्स का स्पीड है, वो सोर्स का स्पीड क्या है, P। तो ये भी माइनस में, बस यही ध्यान देना है। और इससे अगर आप ध्यान देंगे तो इस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे आप डालिएगा तो आसानी से आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 421 हर्ट्ज की वैल्यू आ जाएगी, जो ऑप्शन 3 को बता रहा है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है कि डॉपलर इफेक्ट में अगर साइन कन्वेंशन को यूज़ करते तो आसानी से, बहुत सारे बच्चे साइन कन्वेंशन को बिना यूज किए भी बना लेते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन साइन कन्वेंशन में ध्यान देना होता है कि हम लोग सोर्स से ऑब्जर्वर के तरफ पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होता है। और बाकी भी अलग अलग कॉन्सेप्ट से लोग सवाल बनाते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि बॉडी जिसका मास दिया हुआ है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का देखिए रिलेशन यहाँ पर गिवन है। तो बोलता है फोर्स एक्टिंग क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनएलएम का यूज कर रहा है कि फोर्स पूछा है कि क्या लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू तो एम ए होता है, तो हम लोग फोर्स की वैल्यू एम ए होता है। यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू एम ए होता है, अगर यहाँ पर यूज करें तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये ध्यान देना होगा। और हम जानते हैं कि एक्सेलेरेशन को हम लोग डी वी बाई डी टी लिखते हैं, और इसको चेन रूल से अगर आप लिखेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ऐसा क्यों किया इसको समझाते हैं। देखिए आपको तो डी एक्स बाई डी टी हो गया आपका v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि v का वैल्यू x के टर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हमें डी वी बाई डी एक्स निकाल के v से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलेरेशन फाइंड होगा, और एक्सेलेरेशन जैसे फाइंड होगा तो f इक्वल टू एम ए को यूज करके हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वही किया है यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर इसको डी वी बाई डी एक्स निकाला और यहाँ एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल दिया, और उससे हमारा फोर्स की वैल्यू फाइंड हो गया, दैट इज द 25 न्यूटन। तो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। काइनेमेटिक्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। तो लिखा है द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सेम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो पूछा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखा जाता है दिस इज द h बाई पी। अब p को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m के। देखिए आसानी से लिखा जा सकता है, और लिखा हुआ सेम काइनेटिक एनर्जी, तो रेशियो मेथड से लिखेंगे तो मास के इन्वर्स रेशियो में आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और बहुत ही आसानी से आप लोग को याद होता होगा क्योंकि आप पढ़ते हो कि मास ऑफ द प्रोटॉन करीब करीब 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। ये अगर यूज करिएगा तो आसानी से आप इस जगह पहुंच जाइएगा, उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दैट इज 1/43। तो इससे आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ ये ध्यान देना था कि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो रेशियो मेथड से काइनेटिक एनर्जी कट कर करके मास के इन्वर्स रेशियो में आ जाएगा। ऐसे दिख भी रहा है कि लैम्डा इज द इन्वर्स रेशियो ऑफ द मास अंडर रूट ऑफ m। दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके रेशियो मेथड से आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मतलब क्वेश्चन होता है जो हर एक बार पूछा जाता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड है। जो हम लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायमेंशन के कॉन्सेप्ट से इजीली बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में लिखा है कि डेंसिटी को फोर्स, वेलोसिटी, टाइम के रूप में किस तरह से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल डेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स का पावर x, वेलोसिटी का पावर y और टाइम का पावर z। इससे x y z अननोन है और उस अननोन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे डायमेंशन को कंपेयर करके, तो आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी की वैल्यू हमने लिख दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ml का पावर -3। उसके बाद फोर्स का डायमेंशन लिख दिया और वेलोसिटी, टाइम। इससे हमें मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम के पावर को LHS और RHS साइड में कंपेयर करने से ये तीन इक्वेशन इजीली फाइंड हो गया, और उससे हमारा x y z की वैल्यू फाइंड हो गया। तो उससे हम डेंसिटी की वैल्यू बता सकते हैं कि क्या होगा। तो इससे ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। तीन इक्वेशन बनेगा, उस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आसानी से आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बस मास, लेंथ और टाइम के पावर को LHS और RHS साइड कंपेयर करके हम तीन इक्वेशन फाइंड करेंगे,
और उससे आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड। तो इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा करेक्ट। इसमें ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर कभी कभी करेक्ट के जगह पर इनकरेक्ट लिखा रहता है, तो इनकरेक्ट होगा तो इनकरेक्ट लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, इससे भी गलती हो जाती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, अगर कहीं इनकरेक्ट पूछता तो इनकरेक्ट बताते। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को ये बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। जब एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स वाले फार्मूला से F = Q × V × B। तो इससे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा 0 और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ऑप्शन को अगर देखिए चेक करते हैं तो चौथा ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, बी और सी करेक्ट है। यहाँ पर बी द इलेक्ट्रॉन विल नो एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक फोर्स, सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो गया, क्योंकि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होता है और चार्ज पार्टिकल को भी हम लोग एक्सिस के लॉन्ग मूव करा रहे हैं। तो भी और बी क्या आपस में पैरेलल हो गया, V in B are parallel to each other, so the it no experiences the magnetic force। तो ये हो गया, B करेक्ट हो गया। फिर पहला ऑप्शन देखिए आपका गलत दे रखा है, दिख ही रहा है द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक फोर्स, ये गलत है। सी ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सही बात है। जब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। तो बी और सी 2 स्टेटमेंट सही है। सी ई ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ, गलत है। फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो पैराबोलिक पाथ को कैसे फॉलो करेगा। डी ऑप्शन भी गलत है, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी और सी करेक्ट होगा, जिससे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है बट टफ नहीं है। अगर कोई बच्चा सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे ढंग से यूज करे तो आसानी से आंसर तक पहुंच सकता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, एक काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कोई भी बच्चा इजीली बना सकता है। जो टॉपिक पढ़ता है वो डिफिनेशन से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। लिखा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसमें कांस्टेंट होता है। तो हम लोग को पढ़ाया जाता है कि इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी = NCV डेल्टा टी। डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम लोग लिखते हैं NCV डेल्टा टी किसी भी प्रोसेस के लिए, फॉर ऑल प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू NCV डेल्टा टी के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 है तो इसलिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गया। तो इट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब किस प्रोसेस में होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। तो आइसोथर्मल मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। देखिए आपका बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस प्रोसेस में ऐसा होगा। तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगा, डेल्टा टी जब 0 होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में। काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि डाटा से रिलेटेड था, क्योंकि बच्चा इतना डाटा को याद नहीं कर पाता है। लिखा है कि इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम अपलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चा जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता है लेकिन इस तरह के फ्रीक्वेंसी बैंड को याद नहीं रखता है, पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं रख पाता है। ये ध्यान देना, अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आपका ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसका डाटा अगर आपको याद है तो आसानी से आप बता सकते हो, क्योंकि अपलिंक फ्रीक्वेंसी 5.8 से 6.2 गीगाहर्ट्ज़ होता है और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी 4 से लेके 4.2 गीगाहर्ट्ज़ होता है। तो इससे आपका पहला ऑप्शन
मतलब ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इससे आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में ध्यान देना है, फोर्थ ऑप्शन में आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका इसी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसी के बीच में लाई कर रहा है। अब बाकी तो मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है, मेगाहर्ट्ज में दिया हुआ है, एक गीगाहर्ट्ज में दिया हुआ, लेकिन ये आपके उस रेंज में नहीं आ रहा है, तो ये इसलिए सही होगा। और ये याद रखना चाहिए कि जो होता है वो हमेशा गीगाहर्ट्ज में होता है। तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा केवल और केवल थर्ड और फोर्थ, जिसमें थर्ड नंबर ऑप्शन उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो रेंज है उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, और जनरली बच्चे लॉजिक गेट पसंद भी होता है और पढ़ के भी अच्छे से जाते हैं। तो लॉजिक गेट में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये आपका कौन सा गेट हो गया, और गेट हो गया, ये एंड गेट हो गया। तो और गेट हो गया, इसलिए इसका आउटपुट हो गया a प्लस बी और इसका आउटपुट हो गया a माइनस बी। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, नैंड है, तो नैंड लगा हुआ है तो ये दोनों का मल्टीपल, और उसके बाद यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, देखिए। तो ये आपका बूलियन अलजेब्रा y का होगा, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये इस तरह से चीज़ों को लेकर के अगर हम करना चाहते हैं तो ये अब बता सकते हैं कि ए इंटू बी, अगर इसके आउटपुट पर आपको विश्वास नहीं है, अगर सही से नहीं बैठ पा रहा है, तो आप इसको किसी इनपुट को डाल के भी देख सकते हैं। कि जैसे मान लेते हैं ए को अगर आप डालते हैं 1, अब बी को अगर आप डाल रहे हो क्या 0, तो यहाँ पर ए तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, तो इसको फॉलो कर रहा है, देखिए। अब फिर अगर आप कुछ डालो 1 1 डालो, दोनों को 1 1 डालो, ए को भी 1 डालो और बी को भी 1 डालो, तो ये 1 1 और ए भी 1, तो इसी को फॉलो कर रहा है। अगर मतलब कहने का मतलब हमेशा एंड को फॉलो कर रहा है, तो इसका आउटपुट आपको एंड के बराबर होगा। तो ऐसे रिलेशन को इनपुट आउटपुट डाल के भी आप चेक कर सकते हो। जैसे सपोज दैट अगर आपको लगता है कि a प्लस बी आंसर होगा, तब तो और गेट हो जाता है। तो a प्लस बी फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यहाँ पर a इंटू बी 0 आ रहा है, तो फाइनली तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 होगा, तो a प्लस बी को कभी फॉलो नहीं करेगा। तो इससे आप आसानी से बता सकते हो कि एंड गेट आंसर इसका होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा इसके बूलियन अलजेब्रा में कंफ्यूज कर जाता है यहाँ पर, इस जगह पर कि क्या लिखा जाए यहाँ पर। तो आप इनपुट और इनपुट डाल के भी आप आउटपुट को कंपेयर कर सकते हो कि इनपुट ऐसा होने से आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये एंड को फॉलो कर रहा है कि और को फॉलो कर रहा है, तो ये आपका एंड को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का, बट थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि करंट के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं और फार्मूले को याद कर लेते हैं। नहीं, फार्मूले नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देखिए आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर कह सकते हो इस जगह पर कि ये यहाँ पर ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसका जो इक्विवेलेंट है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट क्या है आपका, ये भी 4 ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 + 2 6 और 6 6 क्या हो गया 3, और 3 3 6 और 6 और 3 क्या हो गया 2, और 2 2 4, मतलब ये भी आपका 4 ही है, ये 4 ओम। तो ये 4 ओम, ये 4 ओम दोनों के क्रॉस 8 वोल्ट का वोल्टेज डाला हुआ है। तो इस वाले में भी अगर हम करंट की वैल्यू देखें, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, मतलब इस वाले में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 8/4, मतलब 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा होगा। तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, मतलब इस वाले ब्रांच में 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। तो यहाँ पर 2 एम्पियर जो करंट जा रहा है यहाँ पर 2 भाग में डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो ये वाला पार्ट का इक्विवेलेंट निकाल दीजिए आप, देखिए। तो इस वाले पार्ट का अगर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये 6 6 3 3 6, तो ये आपका 6 हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि 6 और 3 दैट इज द 2। तो 2 वाले में करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। तो आप वोल्टेज आप यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये वोल्टेज होगा, तो ये वोल्टेज होगा, तो इस मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि
यहाँ पर जो वोल्टेज है इसमें और इसका ये वाला वोल्टेज मतलब 3 जो यहाँ पर 3 ओम है और ये 6 ओम है, दोनों के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी। अब वोल्टेज की वैल्यू आपको पता लग गया कि आर इक्विवेलेंट इसका कितना है, आर इक्विवेलेंट इसका आपका 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो 2 × 2 मतलब 4 वोल्ट यहाँ पर है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि 4 वोल्ट है तो इसमें कितना करंट जाएगा और यहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे आप आंसर 1/3 एम्पियर आसानी से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू फाइंड होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू होगा जो वोल्टेज है कितना 4 वोल्ट आपका और रेसिस्टेंस कितना है 6, दैट इज द 2/3 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो इसमें करंट आपका आप आराम से निकाल सकते हो कि आपका करंट की वैल्यू कितना होगा, वो करंट फिर से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका आंसर आपका 1/3 एम्पियर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी आसान था वेक्टर का, बट इस क्वेश्चन में ऑप्शन देने में गलती कर दिया है कि ऑप्शन चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लिखा है कि जब वेक्टर ए को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं व्हेन वेक्टर ए इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेक्टर बी, जब वेक्टर बी से ए को सब्सट्रैक्ट किया जाता है, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट को बस ध्यान देना है, इज इक्वल टू 2j कैप, बस इसको ध्यान देना है और इससे आप आराम से बन सकता है क्वेश्चन। बट इसका ऑप्शन चारों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोनस है क्योंकि ए वेक्टर दिया हुआ है और बी में से ए को जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2j हो जाता है, इससे हमारा बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो बी की वैल्यू फाइंड होगी, इसकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे तो हमारा √33 आ रहा है, जो कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है। देखिए तो इसीलिए इसका एक क्वेश्चन बोनस चला जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, हर एक बच्चा बनाया होगा, लेकिन बेचारा परेशान हो गया होगा कि भाई ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा है। अब वो इसी में टाइम वो बर्बाद कर दिया होगा 4-5 मिनट। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में खास करके गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, हर एक बच्चे को ये सब पता होता है। तो वो बनाएगा तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा तो फिर से बनाएगा, बार बार इसको अटेम्प्ट करेगा, तो इससे टाइम काफ़ी बर्बाद होता है। थोड़ा सा इसमें इस तरह के क्वेश्चन में प्रिकॉशन लेना चाहिए। कभी कभी जेईई मेंस वाला इस तरह की गलतियां कर देता है तो वो बोनस चला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन से आप रिलेट कर सकते हो, ऐसे है ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। दोनों एक ही ऐसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ देखिए लिखा हुआ था कि V इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, और उसके सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ है, तो सेंटर का पोटेंशियल पूछा है कि क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सेंटर का पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को पोटेंशियल का फार्मूला, ये ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक में भी आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ते हो, तो आप वहाँ पर क्या लिखते हो, KQ/R3, और ये 1.5 मतलब 3/2 है, 1.5 का मतलब 3/2 R², और ये हो गया 0.5 मतलब हाफ R²। कितना बच्चे इसको 2 को बाहर कर लेते हैं, एक ही बात है। तो हम लोग जानते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल और सेंटर के पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है 3/2 टाइम्स होता है। और ग्राफ में भी हम लोग इसको देखें, ग्राफ भी अगर हम लोग इसको बनाएं तो आसानी से ये बता सकते हैं कि इस तरह से ग्राफ होता है। ये होता है ग्राफ, ये पोटेंशियल का ग्राफ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सरफेस के पोटेंशियल के 3/2 टाइम्स। यहाँ का पोटेंशियल अगर भी है तो यहाँ पर 3/2 भी होगा, ग्राफ में भी आप पढ़ते हो। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, यही ग्रेविटेशन में ग्राफ ए नीचे से हो जाता है निगेटिव होने के कारण। तो एक ही चीज़ है, दोनों में से कहीं भी आपको याद होगा तो यहाँ का पोटेंशियल अगर -b है तो यहाँ का पोटेंशियल -3v/2 हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
लिखा है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को पता होता है कि VRMS की वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग सब लोग जानते हैं √3RT/m, mw मतलब मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट को हम लोग लिख सकते हैं एक मोलिकुल का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इससे हमारा R बाई दिस गैस कांस्टेंट बाई एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए साफ दिख रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इससे 3 kT/m सब वैल्यू दिया हुआ है, इसमें मुश्किल नहीं था। टेम्परेचर को केल्विन में डालना है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दिया हुआ है और एक मोलिकुल का मास भी दिया हुआ है। तो आसानी से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। वो 523 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन तो कभी आता भी नहीं है, इतना आसान दे दिया है। लिखा हुआ है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या होगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 2, उसमें आपकी एनर्जी की वैल्यू निकालना है। इसमें आसानी से आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग जानते हैं कि nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 2, वैल्यू डालिएगा तो आसानी से इसके आंसर आपका यहाँ Z² N² इस आपस में कैंसिल होकर के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जिससे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हर एक बच्चा जानता है कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर वाला स्टेट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इससे n की वैल्यू 2 डालने से आप इजी आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, बट ए प्लेन मिरर का सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है कि किसी लाइट को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो, नॉर्मल से एंगल नापना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एंगल ऑफ डिविएशन पूछा है क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू बराबर होता है। तो दिस इज द एंगल ऑफ डिविएशन, दिस एंगल ऑफ डिविएशन पूरा 180 डिग्री है। तो डिविएशन की वैल्यू साफ दिख रहा है 180 माइनस 60 दैट इज 120। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो इससे ऑप्शन आपका 3rd नंबर करेक्ट होगा। एंगल ऑफ डिविएशन मुश्किल नहीं होता है, सिंपल क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब है जो आ रही रे और जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी के बीच के जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इससे हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, जिससे ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। लिखा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू द पोटेंशियल V। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक, गॉस लॉ का सिंपल क्वेश्चन है। फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक थ्रू द क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग द पॉजिटिव प्लेट, लिख भी दिया है पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज क्या होगा, CV/ε0। तो चार्ज बाय ε0 इज द फ्लक्स। तो इससे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्लक्स Q/ε0 होता है, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज क्या होगा, CV। उससे आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग इंटीजर वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इंटीजर वाले क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, थोड़े से ध्यान देने लायक होते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए कॉइल ऑफ द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस दिया हुआ, L की वैल्यू दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो LR सर्किट एक तरह से हो गया। 10 वोल्ट का वोल्टेज को अप्लाई करते हैं कॉइल में, तो बोलता है एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड आफ्टर द करंट बिल्डअप इन द इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम वैल्यू का मतलब स्टेडी स्टेट। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, जैसे LR सर्किट स्टेडी स्टेट में जाएगा वैसे इंडक्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। तो इसको एक वायर ऐसा बिहेव करा सकते हो। स्टेडी स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम में जब अचीव करेगा तो उस समय को स्टेट को हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो आई की वैल्यू क्या हो गया 5/2 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 वोल्ट और बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया, रेसिस्टेंस 4 ओम, तो V/R दैट इज द 5/2 एम्पियर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ LI², और इतनी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाएगी, जिससे ऑप्शन मतलब इंटीजर आपका 625 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें ये ध्यान देना होता है कि LR सर्किट में स्टेडी स्टेट में इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है, जिससे आप इसको सिंपल बैटरी और रेसिस्टेंस सर्किट में इसको कन्वर्ट करके आई निकालिए, उससे हाफ LI² करके आप आसानी से आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बच्चा ज़्यादा पढ़ता नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। मेटेलिक क्यूब ऑफ द साइड दिया हुआ है और वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्म रीजन में इसको रखा हुआ है जो जेड एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है। तो इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फेसेस क्या होगा और हायर और लोअर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है। तो अब हम लोग को क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसको ऐसे आप कह सकते हो कि जैसे ये आपका क्यूब हो गया, एक क्यूब हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन में XYZ यहाँ देखिए दिखा हुआ है, तो XYZ ए आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आप V क्रॉस B को आप इस्तेमाल करके आप बता सकते हो ये B है, तो ये हो गया V और ये B, वेलोसिटी ऊपर है B, तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और प्लस प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में आप कह सकते हो कि जिसमें इक्विलिब्रियम होगा QVB = QE के बराबर होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू VB आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया, देखिए इससे पोटेंशियल डिफरेंस E × L, तो VBL, इससे सारी वैल्यू आप डालिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इतना आ जाएगा, जिससे ऑप्शन में आप इसको 150 मार्क करेंगे जैसा दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा उस समय इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो फोर्स QE लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स QB भी होगा। अब फर्दर इसके बाद चार्ज का इक्युमुलेशन नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू VB होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका E × L मतलब VBL के बराबर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट पूरे पेपर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कैपेसिटर का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सब वैल्यू C1, C2, C3, C4, C5, C6 वैल्यू दिया हुआ है। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर C4 की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है कि चार्ज स्टोर निकालना है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक ही बैटरी है तो सबसे बेस्ट होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल करके चार्ज सप्लाइड निकाल लीजिए, और चार्ज सप्लाइड निकाल करके यहाँ पर चार्ज को डिवाइड करके आप आसानी से आंसर तक पहुँच सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि C इक्विवेलेंट आ गया तो टोटल चार्ज सप्लाइड आ गया, और टोटल चार्ज सप्लाइड यहाँ पर 2 भाग में बटेगा, एक इसमें जाएगा और ये तीनों में यहाँ जाएगा। तो उससे आप इस वाले, क्योंकि ये सीरीज में होने के कारण तीनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम है, तो चार्ज की वैल्यू अगर आप बांटते हैं तो आसानी से आप बता सकते हैं कि इस पर 4 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि एक न्यूक्लियस है जो डिसइंटीग्रेट करता है 2 न्यूक्लियर पार्ट में, इस तरह से न्यूक्लिएट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है ताकि उसका साइज का रेशियो दिया हुआ है। तो बताना है कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा।
तो एक सिंपल क्वेश्चन है, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 इक्वल टू m2v2। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, उसमें सारे इंटरनल फिनोमेना है, सो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सिस्टम की लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगी। तो हम लोग कह सकते हैं m1v1 इक्वल टू m2v2। इससे हमारा v1 और v2 का जो रेशियो है वो आसानी से फाइंड होगा। इससे आप n की वैल्यू 2 आसानी से बता सकते हैं। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सिंपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ध्यान देना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन दिया हुआ है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस इंक्रीज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बस इसमें क्या ध्यान देना है कि जो हम लोग एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी की मतलब जो वर्क होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा। तो इसमें 2 टाइम्स लेना पड़ेगा एरिया, यही ध्यान देना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोप बबल में हम लोग 2-2 लेयर को कंसिडर करते हैं। यहाँ ये सोप बबल है, तो सोप बबल में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बोलते हैं कि एक अंदर में भी कॉन्टैक्ट यहाँ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इसलिए सरफेस एरिया हमें 2-2 लेना पड़ेगा। 2-2 जगह एयर और मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट है। कांटेक्ट देखा जाता है कि एयर और जो बबल मॉलिक्यूल्स है उसके कांटेक्ट कितने जगह डेवलप हो रहे हैं। तो 2 जगह कांटेक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो हमें 2 टाइम्स लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए आंसर आसानी से आप बता सकते हैं कितना आ रहा है। तो इसका 264 ऑप्शन मार्क कर सकते हैं इंटीजर में, क्योंकि बस इस क्वेश्चन में सोप बबल में ध्यान देना है कि सोप बबल रहेगा तो एरिया जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर एनर्जी, सरफेस एनर्जी जो लेते हैं, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। तो यहाँ पर 2 टाइम्स एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया 2 बार लेना पड़ेगा। तो आसानी से आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं 264। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बट काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर प्लेट है जो रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है जो प्लेट के परपेंडिकुलर है, और जो ओमेगा है, जिस ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा दिया हुआ पर्सन, शुरू में लिखा हुआ है कि पर्सन सिट एट द सेंटर एंड हैविंग द 2 डंबल इन हैंड। और व्हेन जब वो अपने हाथ को स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स हो जाता है, लिखा हुआ है। ज़्यादा कुछ निकालना नहीं है, लिख भी दिया है। तो ई इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल है, जब अपने हाथ को इस तरह स्ट्रेच करेगा तो लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है तो हम लोग सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज द I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ हो रहा है मस्कुलर हो रहा है, सारा इंटरनल फिनोमेना है, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, तो I इंटू ओमेगा और 3I इंटू ओमेगा 2। तो इससे आप ओमेगा 2 का वैल्यू आसानी से बता सकते हैं कि ओमेगा बाई 3 हो गया। तो एनर्जी की वैल्यू अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, तो फाइनल एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, I हो गया 3, ओमेगा हो गया ओमेगा बाई 3। तो इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि जो इंटीजर है वो 3 मार्क होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, ये मैकेनिक्स का काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये ध्यान देना है, लिखा हुआ कि ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और उसको हम लोग पुल कर रहे हैं एक कांस्टेंट फोर्स लगा करके 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर। तो उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पावर डिलीवर्ड क्या होगा। तो थोड़ा सा NLM और थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड सवाल है। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पर कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर हम इसके FBD बनाते हैं तो F और mg sin थीटा लग रहा है, तो फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो F माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma।
जिससे आपका फोर्स की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी 30 न्यूटन, क्योंकि एम ए प्लस एम जी साइन थीटा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेट एक्सेलेरेशन दिया हुआ, तो t टाइम में कितना नेट एक्सेलेरेशन गेन करेगा, दैट इज द 10 मीटर पर सेकेंड। तो पावर की वैल्यू होती है एफ डॉट भी, तो आसानी से आप एफ और भी निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपका 300 वाट आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल एनएलएम और डब्ल्यूपी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, बट बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट का अपरेंट डेप्थ कहाँ होगा उससे पता लग जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्लेन मिरर लगा रखा है 50 सेंटीमीटर के हाइट पर बॉटम से, और उसमें पानी भरा हुआ है 8 सेंटीमीटर तक, और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। तो बताना है कि जो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द बल्ब फॉर्म बाय द मिरर, लिखा हुआ मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो टैंक से कितनी दूरी पर, टैंक के बॉटम से कितनी दूरी पर होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि बॉटम से पूछा है, ये कहाँ से पूछा है, किसका इमेज है। तो क्वेश्चन में इस बात को ध्यान देना है कि जो इमेज बनाना है वो मिरर के थ्रू बोला है, मिरर से और उसकी डिस्टेंस बॉटम से मेजरमेंट करना है। बस इतना ध्यान दे करके हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका अपरेंट डेप्थ क्या होगा, ए अपरेंट डेप्थ h बाई म्यू, ए हो गया आपका h बाई म्यू, दिस इज द h बाई म्यू। तो इससे आपका आसानी से 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब हम लोग को प्लेन मिरर यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज पूछा है तो ए वाला प्लेन मिरर से इसकी ये जो डिस्टेंस वो मेजरमेंट कर लेंगे। दिस इज द 98, दिस इज द 48, दिस इज द 42, क्योंकि 50 दिया हुआ था तो ये 8 माइनस करके 42 प्लस ये आपका 6, तो 48 हो गया। तो 48, और अब पूछा है ये 48 है तो इससे 48 पीछे बन जाएगा, और इस बॉटम से पूछा है इसलिए 50 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 98 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आंसर जो पूछा है बॉटम से पूछा है और इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ से जो रे निकलेगा वो अपरेंट डेप्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आप इमेज निकालेंगे, और वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ऐसा काम करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मिरर के लिए कितनी दूरी पर हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर की दूरी पर हो जाएगी, और उसमें 50 ऐड कर करके आप बता सकते हैं, क्योंकि मिरर से पीछे साइड 48 सेंटीमीटर इमेज बना, तो इस बॉटम से वो जो डिस्टेंस है दिस इज द 50 प्लस 98, 50 प्लस 48 दैट इज 98। तो इससे ऑप्शन आप 98 आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। लिखा है कि 2 आइडेंटिकल सेल, हर एक का ईएमएफ दिया हुआ है और कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में 10 ओम रेसिस्टेंस के साथ। तो आइडियल वोल्ट मीटर जब कनेक्ट कर रहे हैं 10 ओम के साथ तो वो रीड इतना करता है, तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइडियल वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब क्या है कि उससे करंट फ्लो नहीं करेगा, केवल वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो इससे करंट की वैल्यू हम आसानी से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइडियल वोल्ट मीटर कहता था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आइडियल वोल्ट मीटर है, यहाँ पर आइडियल वोल्ट मीटर। तो इसको ध्यान देना कि दिस इज द आइडियल। बहुत बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर जिसमें करंट नहीं जाएगा, तो सिंपल इस सर्किट को कंसीडर करके हम करंट की वैल्यू निकाल लिए। ईएमएफ हो गया 2E और टोटल रेसिस्टेंस हो गया R प्लस 2R। दिस इज द 2E अपॉन R, दिस इज द R एंड प्लस प्लस 2R, क्योंकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस को भी ऐड कर दिया। इससे हमारा वैल्यू फाइंड हो गया कि कितना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसके क्रॉस ये जो वोल्ट मीटर है जो रीड करता है 1.5 और 1.5 बाई 10, क्योंकि रेसिस्टेंस इसमें करंट फाइंड हो गया, इसको इक्वेट करके हम R की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि आइडियल वोल्ट मीटर है, इसलिए इस वोल्ट मीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, और जो यहाँ करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ से जो करंट ऐसे चल रही है वो सारा करंट इसी में चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम पूरे करंट को निकाल करके इससे वोल्ट मीटर का जो रीडिंग के थ्रू जो करंट निकालेंगे वो दोनों करंट को
इक्वल करके हम लोग आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। इससे हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ए वेव मोशन का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वेव इन ए स्ट्रिंग का क्वेश्चन है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया है कि वायर है जिसकी डेंसिटी दिया हुआ है और स्ट्रेच करते दो क्लैंप के बीच में, जिसके बीच का दूरी 0.5 मीटर है और एक्सटेंशन जो डेवलप हो रहा है वायर में, इतना एक्सटेंशन डेवलप हो रहा है, दिया हुआ है। यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है 1/2L√T/μ। तो इससे हमारा सब चीज़ दिया हुआ है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि यंग्स मॉडुलस का थोड़ा सा रिलेट करके दिया है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल। इससे हमारा एफ को हम लोग टी मान लेंगे। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू टी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। इससे टेंशन की वैल्यू फाइंड हो गया। तो टेंशन का वैल्यू यंग्स मॉडुलस गुना एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। इस टेंशन की वैल्यू को यहाँ डाल करके हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सारे डाटा दिया हुआ उससे हम निकालेंगे तो 80 हर्ट्ज आ जाएगी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है। यंग्स मॉडुलस के थ्रू हम फोर्स निकाला, फोर्स को ही टेंशन लिखा, उससे वैल्यू डाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। और ध्यान देना है कि जो डेंसिटी होता है वो आप लीनियर मास डेंसिटी को वॉल्यूम मास डेंसिटी गुना एरिया, क्योंकि यूनिट देखिएगा मीटर केजी पर मीटर, एक केजी पर मीटर क्यूब इंटू एरिया, तो केजी पर मीटर दोनों साइड देखिए यूनिट आपका सेम है, यूनिट भी देखना चाहिए। तो बच्चे पेपर देखा हम लोग ने कि पेपर बहुत ही आसान था। इतना आसान पेपर जनरली जेईई मेंस में आता नहीं है, इतना आसान पेपर दे दिया था। और इस पेपर में अगर बच्चा थोड़ा सा PYQ बना करके जाता है तो बहुत ही आसानी से पूरा 100% मार्क्स को अचीव कर सकता है। पूरे पेपर में हम लोग ने देखा कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि हर एक क्लास में इस तरह की चीज़ें एकदम पढ़ाई जाती है, इससे ज़्यादा ही पढ़ाई जाती है। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उससे आसान ही पेपर था। अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान दे करके PYQ बना करके जाए तो 100% मार्क्स अचीव कर सकता है। और हम लोग क्लास में सारी चीज़ें बच्चे को बताते हैं, जैसे टॉपिक स्टार्ट होता है उसी समय सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है और बताई जाती है कि हम लोग सारे फार्मूले सब बताया जाता है, वही सब फार्मूले बेसिक है। जबकि क्लास में कितने सारे अच्छे क्वेश्चन क्लास में कराए जाते हैं, उससे उसके कंपेयर में देखा जाए कि क्लास में जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो ये सब क्वेश्चन करा करके फिर आगे बढ़ करके बता दिया जाता है। तो फार्मूला ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल थे, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं था। अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ते हो तो पूरा नंबर अचीव कर सकते हो। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।